Hello everyone, I hope you all are fine. Today we are going to discuss the structure of the viruses in a brief video. So first of all, we will come to know that how the viruses protect their genome. तो अगर हमसे पूछा जाए कि viruses अपना genome कैसे protect करते हैं तो उसमें हम just 3 points बताएंगे. नंबर 1 पॉइंट कि वो अपने जीनोम के इर्द गिर्द एक स्टेबल और एक प्रोटेक्टिव शेल बनाते हैं. नंबर 2 वो अपने जीनोम को सही तरीके से रिकग्नाइज करते हैं और उसको पैकेज करते हैं. एंड नंबर 3 जब भी वो किसी सेल को इन्फेक्ट करना चाहें तो वो उस सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स के साथ सही तरीके से इंटरैक्ट करते हैं. तो अब अगली बात इस इंटरेक्शन की बात आती है कि वो किस तरह से अपना जीनोम होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं. तो इसमें हमारे पास यही बातें आती हैं कि सबसे पहले तो वायरस होस्ट पर मौजूद रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा. नंबर 2 पे वो अपना वायरल मेम्ब्रेन को अनकोट करेगा. नंबर 3 अनकोटिंग के बाद वो जो वायरल जीनोम है वो होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा. एंड एट लास्ट वो अपना जीनोम वायरस के अंदर फ्यूजन के बाद ट्रांसफ़र कर देगा. तो वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए. वो टर्म्स क्या है? फर्स्ट टर्म जो हमें पता होनी चाहिए वो है सब यूनिट. जब भी हम वायरस सब यूनिट की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन. यानी वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसे हम कहेंगे ये सब यूनिट है. फिर वो वाली प्रोटीन्स, वो वाले सब यूनिट्स जिससे कि हमारा कैप्सिड बना हुआ है, उन सब यूनिट्स को हम कहेंगे ये स्ट्रक्चरल यूनिट है. ठीक है, ये सब यूनिट का मतलब होगा अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है, और स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होगा वो वाली प्रोटीन्स या वो वाले यूनिट्स जिनसे कि हमारा कैप्सिड बना है. कैप्सिड हमें पता है वो वाली प्रोटेक्टिव शेल है जो कि हमारे वायरस को प्रोटेक्ट करती है. और न्यूक्लियो कैप्सिड ये हमें पता है कि जो वायरस के अंदर जीनोम होता है, ये न्यूक्लियो कैप्सिड बेसिकली इट इज़ अ कम्बाइनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. और ये वायरस के जीनोम के इर्द गिर्द होता है. यानी कैप्सिड जो है वो तो पूरे वायरस के इर्द गिर्द होगा ना, उसको प्रोटेक्ट करेगा. लेकिन न्यूक्लियो कैप्सिड जो है वो जस्ट जीनोम के जो है वो जीनोम इट कंटेन्स ओनली द जीनोम एंड इट itself is composed of 2 components, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. ठीक है जी. तो वायरस का स्ट्रक्चर की डिटेल में जाने से पहले हमें सब यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, कैप्सिड और न्यूक्लियो कैप्सिड पता होना चाहिए. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आती है विच इज़ मेटास्टेबल. वायरसेस आर बेसिकली मेटास्टेबल, यानी स्टेबल और अनस्टेबल की दरमियान वाली जो कंडीशन है. ठीक है, यानी वो इतने ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते कि जब वो किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करना चाहें तो वो अपनी जो है अपने आप को अनकोड ही ना कर पाएँ, वो अपने जीनोम को ट्रांसफ़र ही ना कर पाएँ. वो इतने स्टेबल भी नहीं होते और इतने ज़्यादा अनस्टेबल भी नहीं होते कि वो अपने जीनोम को प्रोटेक्ट ही ना कर पाएँ. तो इसीलिए वायरसेस जो हैं वो एक मेटास्टेबल यानी एक दरमियानी स्टेज में होते हैं कि वो अपने जीनोम को प्रोटेक्ट भी करते हैं और जब वो किसी होस्ट सेल से इंटरेक्ट करते हैं तो वो अनकोड होकर अपना जीनोम भी ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि दे हैव नॉट द मिनिमम फ्री एनर्जी कन्फर्मेशन बट एन अनफेवरेबल एनर्जी बैरियर मस्ट बी सराउंडेड. अब एनर्जी वाली बात कुछ यूँ आती है कि वायरसेस के इर्द गिर्द या उनके इर्द गिर्द बहुत ज़रूरी है कि एक जो है वो एनर्जी बैरियर हो. ठीक है, उनके पास फ्री एनर्जी कन्फर्मेशन तो नहीं है लेकिन दे आर सराउंडेड बाय एन अनफेवरेबल एनर्जी बैरियर. ठीक है, यही एनर्जी बैरियर है जो कि उन्हें हार्श कंडीशंस में उनको प्रोटेक्ट करेगा और जब वो किसी होस्ट सेल से इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपना एनर्जी बैरियर तोड़ के एनर्जी बैरियर को ओवरकम करके अपना जीनोम उस सेल के अंदर डाल देंगे. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनर्जी पुट इनटू द वायरस ड्यूरिंग असेंबली. यानी जब हमें पता है एक वायरस एक होस्ट के अंदर जाता है तो वो अंदर जाके रेप्लिकेट करता है ना. ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद जब वो निकलता है वहाँ से मैनी वायरल प्रोजेनी इज़ रिलीज, तो उस प्रोजेनी को या जिस तरह भी वो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं असेंबली हो रही है, यानी होस्ट के अंदर से वायरस प्रोजेनी निकल रही है. तो असेंबली में उनके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, पुट हो जाती है. ठीक है, और वो एक अनफेवरेबल एनर्जी बैरियर उनके इर्द गिर्द होता है. और जब डिसअसेंबली होनी हो यानी जब वो किसी होस्ट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है ना कि वो अपने होस्ट को, अपने सेल मेम्ब्रेन को, अपने कैप्सिड को जो है वो अनकोड करें ताकि वो अपना जीनोम होस्ट के अंदर डाल पाएँ. तो ये डिसअसेंबली जो है, ये जो एनर्जी स्टोर हुई थी असेंबली में, यही एनर्जी यूज़ होगी ताकि वायरस की डिसअसेंबली हो जाए और वो अपना जीनोम अपने होस्ट सेल के अंदर रिलीज़ करके उसको इन्फेक्ट करे.
तो यहाँ पर इसी वजह से हमने एक सिंपल सी डायग्राम भी डाली कि ये वायरस था जो कि असेंबल हुआ जब होस्ट सेल में से प्रोजेनी निकली, जैसा कि हम लिटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल वगैरह पढ़ते हैं। तो जब एक वायरस पार्टिकल है वो अब स्टेबल स्टेट में, अभी उसने किसी को इन्फेक्ट नहीं करना, लेकिन अब वो होस्ट सेल से जब इंटरेक्ट करेगा तो फिर उसको अपनी स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट में जाना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में उसको अपना अनफेवरेबल एनर्जी बैरियर ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो अपनी स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट में जाएगा एंड देन वो अपने आप को अनकोड करेगा और अपना जो है जीनोम वो होस्ट सेल में रिलीज़ कर देगा। तो अगर हमारे जहन में ये सवाल आए कि हाउ वायरसेस अटेन द मेटास्टेबिलिटी, तो इसमें हम 2 पॉइंट्स जो है डिस्कस कर सकते हैं कि एक तो उनकी अरेंजमेंट, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो इतना सिमेट्रिकली अरेंज होता है कि वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं, अपने जीनोम को प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा कि उनके सब यूनिट्स यानी जिन प्रोटीन सब यूनिट से वो बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंडेड नहीं होते, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनके दरमियान नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जब भी वो किसी होस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको मतलब कि खुलने में या अपने आप को अनकोड करने में कोई मुश्किल नहीं आती, ठीक है, डिसअसेंबली में कोई मुश्किल नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली बाइंडेड नहीं है, उनके दरमियान वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। तो इस तरह हमें पता लगा कि सिमेट्रिक अरेंजमेंट उनको एक स्टेबल स्ट्रक्चर देती है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और वीक बॉन्डिंग बिटवीन द सब यूनिट्स उनको एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर देती है ताकि वो डिसअसेंबली आसानी से कर पाएँ। तो इधर से हमें पता लगा कि वायरसेस आर मेटास्टेबल। तो अगर हम जानना चाहें कि वायरसेस को हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो इसमें बेसिकली जो फेमस टेक्निक्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम बेसिकली वायरस को हम अपने एक नेगेटिव स्टेनिंग से स्टेन कर देते हैं और उसके बाद हमें पता है हम उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, और फिर जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वापस आते हैं वायरस से टकरा के, तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास डायग्राम आती है उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मतलब हम डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर सकते, यानी ये एक इतनी फिर पॉपुलर टेक्निक ना हुई ना, इतनी मतलब यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हम डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नहीं बता पा रहे, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन है इट इज़ वेरी गुड, 50 to 75 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कंपैरिजन में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखें ना, तो उससे हमारे पास जो है वो डिटेल थोड़ी ज़्यादा आती है वायरस के स्ट्रक्चर की। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का प्रिंसिपल है डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन दी एक्सरे फिल्म, ठीक है, यानी जब हमारी जो है एक्सरेज वो एक फिल्म से पास करती हैं तो फिर वो डिफ्रैक्ट हो जाती हैं। कुछ केसेस में डिफ्रैक्ट नहीं होती, कुछ केसेस में डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, जिसके ज़रिए से हम वायरस स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कैसे होती है, तो सबसे पहले हम वायरस पार्टिकल्स को जिसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी करना है उनको फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने के बाद हम डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट जावियों से उनकी पिक्चर्स लेते हैं, उनकी इमेजेस लेते हैं। थर्ड स्टेप पे हम उन सारी पिक्चर्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उन सारी पिक्चर्स को प्रोसेस करके हम एक 3D इमेज बना देते हैं और उस 3D इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, यानी आप फ़ोटो एडिटिंग समझ लें। वायरस को फ्रीज़ करने के बाद हमने डिफरेंट एंगल से उसकी पिक्चर ली, उसको प्रोसेस किया ताकि वो एक 3D इमेज बन जाए, और फिर उसको इस तरह रिकन्स्ट्रक्ट किया कि कम्प्लीटली हमें वायरस का स्ट्रक्चर पता लग जाए, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से हम वायरस का स्ट्रक्चर स्टडी कर पाते हैं। और भी टेक्निक्स होती हैं, उनकी हम डिटेल इस वीडियो में नहीं रख रहे। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएँ तो यहाँ एक कोड लिखा हुआ है 7G और 3P। अगर आपने बाल्टीमोर सिस्टम की नहीं देखी वीडियो, तो आप फ़ौरन जाएं और वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर से पहले हमें वायरस के जीनोम्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। बाल्टीमोर सिस्टम में हमने बेसिकली 7 जीनोम स्टडी किए, जिनसे हमें पता लगा कि वायरसेस के 7 पॉसिबल जीनोम होते हैं। 3P का मतलब है यानी उनके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और राउंड, ठीक है। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आइकोसाहेड्रल हमें पता है बैक्टीरियोफेज है, राउंड पोलियो वायरस है, और हेलिकल टोबैको मोज़ाइक वायरस है। एज अ हमें जो है इसकी वायरोलॉजी के स्टूडेंट के हैसियत से हमें इसकी एक एक एग्जांपल ज़रूर पता होना चाहिए। हेलिकल, राउंड एंड आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल की एग्जांपल होती है बैक्टीरियोफेज, राउंड की एग्जांपल है पोलियो वायरस, और हेलिकल की एग्जांपल होती है टोबैको मोज़ाइक वायरस, ठीक है। एक एक ही एग्जांपल आप लोग याद कर लें तो इट विल बी इनफ।
फिर हमारे पास एक टर्म आ जाती है स्ट्रक्चर में सेल्फ असेंबली, यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि वो प्रोटीन जिन्होंने वायरस का कैप्सिड बनाना था वो आपस में ही मिलने जुलने लग जाती हैं, यानी आपस में ही वो इकट्ठी होकर एक वायरस लाइक पार्टिकल बना देती हैं, यानी वायरस नहीं लेकिन कैप्सिड प्रोटीन इकट्ठी होकर एक वायरस लाइक पार्टिकल जिसे हम VLP से भी इंडिकेट करते हैं वो बना देती है। तो इफ़ वी आर आस्क्ड टू टेल द एग्जांपल्स ऑफ वायरस लाइक पार्टिकल, तो हम बता सकते हैं कि HBV और HPV वैक्सीन जो कि हमें यीस्ट में बनाई जाती हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ वायरस लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, और ये कम्प्लीटली नॉन इन्फेक्शंस होती हैं क्योंकि ये अंदर से खाली होती हैं, क्योंकि ये वायरस तो है नहीं, वायरस लाइक पार्टिकल है ना, तो फिर कैसे इन्फेक्टिव होंगी? ये तो जस्ट कैप्सिड की प्रोटीन से बनी है, इनके अंदर कोई जीनोम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ सेल्फ असेंबली का बताया जो कि इस केस में पॉसिबल होता है। उसके बाद हमने अब यहाँ देखा ना कि 3 किस्म की अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं वायरसेस में, हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और राउंड। तो हमें इसकी थोड़ी डिटेल भी पता होना चाहिए कि हेलिकल स्ट्रक्चर में बेसिकली ये होता है कि कैप्सिड की प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक प्रोटीन नहीं होती बल्कि वो इंडिविजुअल प्रोटीन्स होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हेलिकल सिमेट्री में जो वायरस का कैप्सिड बनेगा वो इस तरह 1 प्रोटीन, 2 प्रोटीन, 3 प्रोटीन, 4 प्रोटीन, 5, 6 इस तरह प्रोटीन जो है वो ऐसे अरेंज हो जाएंगी इन अ हेलिकल सिमेट्री। एक प्रोटीन नहीं बल्कि इंडिविजुअल कोड प्रोटीन्स होंगी, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अलग अलग प्रोटीन जो है वो अरेंज होकर एक हेलिकल सिमेट्री बनाएंगी। ठीक है, और फिर ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगी बल्कि इसके अंदर जो वायरल स्ट्रक्चर है वो भी हमें ऐसे शो करना चाहिए था, वो उस RNA के साथ जो भी अंदर जीनोम है उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो एनिमल वायरसेस हैं, ऐसे एनिमल वायरसेस जिनकी हेलिकल सिमेट्री है वो हमेशा इन्वेलप्ड होंगे, यानी वही एनिमल वायरसेस हेलिकल हैं। जो भी एनिमल वायरसेस हेलिकल सिमेट्री रखते हैं दे आर ऑलवेज इन्वेलप्ड। ठीक है, लेकिन कुछ प्लांट वायरसेस में कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जिनकी हेलिकल सिमेट्री है लेकिन वो इन्वेलप्ड नहीं है बल्कि वो नेक्ड है। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जो एनिमल वायरसेस हैं वो तब हमेशा जब भी हेलिकल सिमेट्री वाले एनिमल वायरसेस हैं इसका मतलब है वो हमेशा इन्वेलप्ड हैं, लेकिन जो प्लांट वायरसेस हैं वो हेलिकल अगर हैं तो वो नेक्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी चीज़ डिस्कस करें उसकी एग्जाम्पल ना लिखें या ना पढ़ें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ उसकी एग्जाम्पल के बगैर अधूरी होती है। तो अगर हम इन्वेलप्ड RNA हेलिकल वायरसेस की बात करें, यानी वो वायरसेस जिनकी हेलिकल सिमेट्री है और वो इन्वेलप्ड भी हैं, तो उनकी एग्जाम्पल्स में आता है पैरोमिक्सो वायरसेस, ऑर्थोमिक्सो वायरसेस, रेप्टो वायरसेस और फिलो वायरसेस। ठीक है, और एक और हमें ये पॉइंट हमने पिंक कलर में यहाँ 2 लिखे हैं कि तमाम कैप्सिड्स, ठीक है, यानी जो राउंड कैप्सिड्स हैं उनके अंदर हमारी जो प्रोटीन है वो 60 के मल्टीपल होंगी, यानी जो भी 60 के टेबल में चीज़ें आती हैं ना, यानी 60, 180, 250 किलो बेस उनका साइज़ यही होगा राउंड कैप्सिड्स का। लेकिन जो स्फेरिकल वायरसेस हैं उनके कैप्सिड्स जो हैं वो 20 to 60 किलो बेस तक ही साइज़ में होंगे, यानी जो राउंड कैप्सिड्स हैं वो स्फेरिकल कैप्सिड्स से बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ साइज़। ठीक है, आगे अगर हम अपनी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री की बात करें तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ठीक है, एक 3 फोल्ड, एक 5 फोल्ड और एक 2 फोल्ड। ये कैसे पता लगता है? आप लोगों ने हर सिमेट्री की जो भी है हमारी आइकोसाहेड्रल की जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनका सेंट्रल पॉइंट रखना है, यानी ये इसका सेंट्रल, ये इसका सेंट्रल, ये सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल एक्सिस लेने के बाद आपने देखना है कि उसके इर्द गिर्द कितनी ट्रायंगल्स हैं। जिस तरह इस केस में ये सेंट्रल एक्सिस है, ये पूरा सेंट्रल एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द देखना है 1, 2, 3। इस सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द 3 प्रोटीन्स हैं तो ये 3 फोल्ड है। इस सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द 1, 2, 3, 4, 5। इस सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द 5 प्रोटीन्स हैं, इट इज़ 5 फोल्ड। एंड इस सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द 2 ट्रायंगल्स हैं तो दिस इज़ 2 फोल्ड। ठीक है, और ये सारे फोल्ड जो है आइकोसाहेड्रल में ये एक क्लोज शेल बनाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर मिनिमम 60 प्रोटीन्स होंगे। तो इस तरह हमें पता लग गया कि जो हमारी आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स बन रहे हैं उनके 60 सब यूनिट्स हैं, उनके अंदर 20 फेसेस हैं, वो 5 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड हो सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आइकोसाहेड्रल कैप्सिड का, यानी वो वायरसेस जिनके इर्द गिर्द आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है
उसका कैप्सिड ही आइकोसाहेड्रल होगा, वो खुद नहीं। यानी वायरस खुद तो स्फेरिकल है लेकिन उसका कैप्सिड जो है वो आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कैप्सिड्स की ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से वायरसेस हैं जिनकी सिंपल आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, तो पार्वो वायरसेस, एडिनो वायरस और हर्पेस वायरसेस की एग्जांपल है। और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में एक बात हम वहाँ से अगर रिलेट करें जो हमने टर्म्स पढ़ी, तो इस पर जो एक ट्रायंगल होगा वो एक सब यूनिट है, लेकिन एक जो प्रोटीन है, यानी हमने कहा ना इसका कैप्सिड 60 प्रोटीन से बना हुआ है, तो इस प्रोटीन में से जो एक सब यूनिट प्रोटीन है ना वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट वो यूनिट है जिससे हमारा कैप्सिड बना है। तो इस केस में कैप्सिड 60 सब यूनिट प्रोटीन से बना है, तो उसका जो एक यूनिट है, एक प्रोटीन है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है, जबकि ट्रायंगल जो है वो सब यूनिट है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिंपल आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, और हमें ऑप्शंस दिए जाएं, प्रोड्यूसेस अ सॉलिड विद 20 फेसेस, इट कंटेन्स 60 सब यूनिट्स, इट कैन बी 5-fold, 3-fold, 2-4, एंड द टी नंबर टेल्स द नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स पर आइकोसाहेड्रल। तो इसमें हम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को बेस्ट एक्सप्लेन कर रही हैं। और आगे हमने बैक्टीरियोफेज का एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बैक्टीरियोफेज ही एक ऐसा वायरस है जो कि हमारा इट कंटेन्स बोथ द हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। क्यों? क्योंकि इसका कैप्सिड तो आइकोसाहेड्रल है, लेकिन जो इसकी ये वाली टेल है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है, ठीक है। तो ये बात हमने पता लगाई यहाँ से कि बैक्टीरियोफेज जो है उनके अंदर उनका स्ट्रक्चर जो है इट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। अच्छा, यहाँ पर अब हम आखिर में बात करेंगे कि हमने कैप्सिड्स तक तो बात कर ली ना, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसे हम कहते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस, ठीक है। वायरस का जो जीनोम है वो खुद उन इन्वेलप को, या वो इन्वेलप के अंदर जो लिपिड बाइलेयर बनती है वो वायरस का जीनोम इनकोड नहीं करता, बल्कि जब वायरसेस किसी होस्ट के अंदर होते हैं फिर वो उससे बाहर निकल रहे होते हैं तो बडिंग के थ्रू मेम्ब्रेन के ज़रिए से वो हमारा इन्वेलप बनता है। उसके अंदर बेसिकली लिपिड होती हैं, प्रोटीन नहीं होती। लेकिन अगर हम इन्वेलप की अपनी कंपोजिशन की बात करें तो वो तो लिपिड है, लेकिन इन्वेलप के अंदर एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। अब अगर हम इस तरह से बात करें, ये अगर है हमारा आप कहें ये क्या है, इन्वेलप है, ठीक है। और हम अगर सिंपल सी अगर मैं यहाँ डायग्राम लूँ, ये हमारी ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। आप लोगों ने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ये जो बाहर वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी जिसका जो पार्ट बाहर है, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा अंदर है, तो अंदर वाला जो पार्ट है वो हमें असेंबली में हेल्प करेगा। असेंबली मतलब जब भी वायरस, अगर ये लें, अगर ये एक होस्ट सेल है और ये एक वायरस है, तो वायरस जब भी होस्ट सेल के ऊपर आते हैं ना, उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उसने उस रिसेप्टर के साथ जुड़ना होता है, तो ये इस बात को असेंबली कहते हैं। तो इस असेंबली में हमारी कैप्सिड की इन्वेलप की ग्लाइकोप्रोटीन्स का अंदर वाला पोर्शन जो है, जो कि उसके अंदर है, वो हमें इस असेंबली में हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ हमने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, इंटरनल डोमेन हेल्प्स इन द असेंबली, ठीक है। आउटर डोमेन का क्या पार्ट है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो इसके बाद इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर एक ओलिगोमेरिक स्पाइक्स भी होती हैं। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो उसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना वो इन्वेलप के साथ परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये इन्वेलप है तो उसकी ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे खड़ी होंगी, इंटीग्रेटेड इस तरह होंगी सीधी। लेकिन फ्लेवो वायरस और डेंगू वायरस में जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, इन द ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑफ द इन्वेलप, वो हमारे पास उसके ऊपर परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स लें कम्प्लेक्स वायरल प्रोटीन की, तो हमारे पास ये 3 एग्जांपल आती है, पॉक्स वायरस, पेंडो वायरस, पिथो वायरस। और पेंडो वायरस की एक स्पेशलिटी ये है कि उसके साइड पे एक पोर होता है, ये पोर प्रोबेबली वो पोर है जहाँ से कि वो अपना जीनोम रिलीज़ करता है। तो ये इसके मामले में एक ख़ास बात थी, पेंडो वायरस हैज़ द पोर। ओके, तो आते हैं यहाँ पे वापस। हमने ये तो सीख लिया कि अंदर वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट है उसने जो है हमें असेंबली में हेल्प करनी है, यानी जब भी वायरस ने किसी होस्ट के ऊपर अटैक करना है तो वो उस होस्ट के साथ या उसके रिसेप्टर के साथ अटैचमेंट में असेंबली में हेल्प करेगा। अब इसके बाहर वाले पार्ट का क्या रोल होगा, ठीक है। जो भी वायरसेस हैं जो इन्वेलप्ड हैं उनके पास ग्लाइकोप्रोटीन लाजमी होगी, एक अंदर वाला पार्ट होगा, एक बाहर वाला पार्ट होगा। अब जो बाहर वाला पार्ट है उसने क्या करना है, जब भी वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो होता क्या है कि वो वायरल एंटीबॉडीज़ इस ऊपर वाले पार्ट, इसका नाम होता है स्पाइक, यानी एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर। तो जब भी वायरस किसी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा ना
तो उस होस्ट से एंटीबॉडीज़ आएंगी और वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर जब एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाएंगी ना होस्ट वाली, तो अब वायरस सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अंदर वाले पार्ट का हमने ये पोर्शन बता दिया, वो असेंबली में हेल्प कर रहा था। बाहर वाले पार्ट की पहली बात हमने ये पढ़ी कि कभी कभार होस्ट की एंटीबॉडीज़, जिन्हें हम न्यूट्रल एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, वो इनके ऊपर वाले स्पाइक्स पर आकर जुड़ जाती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से वायरस अटैक नहीं कर पाता, इन्फेक्शन नहीं कर पाता। लेकिन ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये जो इन्वेलप्ड स्ट्रक्चर है, इसकी एक ख़ास बात है कि जब भी ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करने लगेगा तो ये बार बार अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, क्योंकि ये बहुत चालाक है, ठीक है। जैसे ही से लगेगा अच्छा जी मैं होस्ट के पास आ गया हूँ, होस्ट मुझ पर हमला कर सकता है, तो ये जो इन्वेलप स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसकी एक इंटरनल डोमेन है और एक एक्सटर्नल डोमेन, तो क्या होगा कि वो डोमेन जो है वो अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज करेगी। जब वो अटैक कर रही होगी तो उसकी स्ट्रक्चर बार बार चेंज होने की वजह से वो न्यूट्रल एंटीबॉडीज़ यहाँ आकर नहीं जुड़ पाएंगी, और वो यहाँ आकर नहीं जुड़ पाएंगी ना, तो अब हमारा वायरस अटैक आसानी से कर पाएगा, क्योंकि कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है जो इस स्पाइक पे आकर जुड़ गई। क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि वो अपना स्ट्रक्चर तेज़ी से बदल रहा था। तो जी आज की स्ट्रक्चर की वीडियो में हमने बहुत सी बातें डिस्कस की, ठीक है जी। अगर हम समरी देखें, हमने सबसे पहले देखा वायरस कैसे अपना जीनोम प्रोटेक्ट करता है, कैसे डिलीवर करता है, मेन टर्म्स क्या होती हैं, वायरसेस कैसे मेटास्टेबल होते हैं, उनको हम किस किस तरीके से स्टडी कर पाते हैं। उनके पास 7 जीनोम और 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होते हैं, हेलिकल, इकोसाहेड्रल और स्फेरिकल, और हमने इन तीनों स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ा और हमने इन्वेलप के बारे में भी स्टडी किया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बाय।